किताबें सबके पास हो गई हैं? हाँ, हमने एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था हड़प्पा का, शायद कंप्लीट हो गया था पूरा। सेकेंड चैप्टर पढ़ना शुरू किया था वेदों के बारे में, और देखा था बेटा बातचीत बंद बिल्कुल। वेद हमें 4 अलग अलग टाइम तो 2 ही हैं, 4 वेद हमें नॉलेज देते हैं 900 साल की। एक वेद बताता है 500 साल की लाइफ, कितने से कितनी? कौन सा वेद बताता है ये? ऋग्वेद। क्या इस टाइम औरत की इज्जत थी घर में? सत्ता किसकी थी? पिता। लेकिन रिस्पेक्ट औरत की थी। कैसे कह सकते हो? क्योंकि माँ का नाम भी पिता से कम सही 101 बार, भाई पिता से 101 कम, लेकिन माँ का नाम तो आया। क्या गाय की इंपॉर्टेंस थी? और गाय के साथ क्या शब्द लगा था? गौ माता। तो इससे हमें पता चला कि समाज में माँ की, औरत की इज्जत थी। क्या यज्ञ और इस तरह के कामों में औरत बराबरी पर बैठती थी? बिल्कुल। हमने 3 चीजें पढ़ी थी जहां मीटिंग्स होती थी, विदत, सभा और समिति। बेटा यहाँ से सब दिख रहे हैं जो बात कर रहे हैं। इस सभा में छोटा शब्द है ना, कम लोग आते थे जो थोड़े से कुलीन थे। हमेशा हर सोसाइटी में कुछ लोग थोड़े तेज दिमाग होते हैं, आज भी हैं, तब भी थे। मेजॉरिटी बेवकूफ़ों की, एवरेज और बेवकूफ़ों की होती है। एवरेज वाले जो थे वो आते थे, और थोड़े से, अब 2-4 मूर्ख तो हर समाज में रहे हैं, अभी भी है, हर जगह मिलते हैं। तो ये सोचो कि सभा में कुलीन और श्रेष्ठ, समिति में सब लोग। याद है बंटवारा करते थे उपज का, लूटे हुए माल का, पढ़ाए थे ना मैंने ये सब चीजें। भगवान की पूजा भी करते थे। कौन से भगवान नंबर 1 थे इस टाइम पर? इंद्र। लेकिन 500 साल बाद जैसे ही लोहा मिला, इन लोगों ने तो लाइफ ही बदल दी, और तो और भगवान भी बदल दिए। कौन से भगवान नंबर 1 कर दिए? प्रजापति ही आज के ब्रह्मा हैं। और बोले हमारे ब्रह्मा की 2 पुत्रियां हैं प्रजापति की, एक सभा और एक समिति। क्या गाय का नाम वेदों में आया है? गाय को लोग काट के खा जाते थे, ये रियलिटी है। इसलिए लोगों के दिमाग में पका दिया कि गाय वध करने योग्य नहीं है, ये अघन्य है। क्या ये बात आज तक हमारे दिमाग में एज इट इज बैठी हुई है? बिल्कुल। बेटे के जन्म को इम्पोर्टेंस मिलने लगी, किसके बाद? क्या वो इम्पोर्टेंस आज तक भी है? बिल्कुल। सोसाइटी में हम रोजमर्रा की जिंदगी में, मैंने एग्जाम्पल दिया था, कोई भी बुजुर्ग महिला किसी को आशीर्वाद दे, कभी ये नहीं कहती कि भगवान तुम्हें बेटी हो या पोती हो, वो हमेशा आशीर्वाद देंगे कि पोता हो, बेटा हो। यानी लोहे के टाइम की वो बात दिमाग में आज तक भी कंडीशनड है, ऐसी की ऐसी सोच आगे भी चल रही है। मुझे एक बार पेज नंबर बताओ ताकि उससे आगे हम पढ़ सके। कितने पर थे? 21 पर हम आ गए थे। देख लें एक बार कहाँ पहुंचे थे। पेज 21 पर ऋग्वेदिक सामाजिक जीवन पढ़ना था। तो जो मैं बातें कर रही हूँ ये सामाजिक ही तो है। किसकी सत्ता चलती थी? पिता। लेकिन इंपॉर्टेंस किसकी बराबर थी? माँ की। हाँ, नाम बाप का चलने लगा क्योंकि अब प्रॉपर्टी के अधिकार बट गए। जंगल साफ करने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा लड़ाई का क्या बन गया? जमीन। पहले याद है किस पे लड़ते थे? युद्ध भी किसके लिए करते थे? गाय की खोज। हमारे पास कम गाय हैं, इनके पास ज्यादा, 8-10 लड़के रात में जाओ, इनकी गाय खोल लाओ। अब गाय की क्या पहचान और क्या ही लड़ने कोई आएगा, तो ऐसे गाय की चोरी करते थे। अब चोरी पे ध्यान नहीं है इनका, अब इनका ध्यान है जमीन कैसे बढ़े। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम देंगे महाभारत का युद्ध। 1000 ईसा पूर्व में लोहा मिला और 950 में हो गई महाभारत, जिसमें पूरा खानदान, कुल, परिवार, बेटा बातचीत मत करो, सब नष्ट कर दिया। ये लड़ाई किस चीज की थी? ये लड़ाई जमीन की। 5 गांव, 5 एरिया, अगर आज बात करें बड़े जिले, ये पांडवों को दे देते दुर्योधन हर, तो फिर तो लड़ाई होती ही नहीं। इसका मतलब 50 साल में हमने देखा लोग लड़ने और मरने और खानदान खत्म करने पर आ गए। और तब जब भगवान श्री कृष्ण उस टाइम पर थे, भाई भगवान ही तो थे, तो सोचो जमीन कितना बड़ा मुद्दा बन गया। क्या आज की लाइफ में जमीन मुद्दा है या नहीं है? आज भी है। सगे भाई लड़ते हैं। 99% लड़ाइयों में सगे भाइयों की कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो जमीन को लेकर, कि बाप ने इसको दे दी, मुझे नहीं दी, या मेरे चाचा ने नहीं दी। लड़ाई झगड़े के 99% केसेस जमीनी विवाद से ही जुड़े होते हैं। तो ये तब से चली आ रही है, और वैसा ही लाइफस्टाइल अब भी है, बस थोड़ी सी चीजें बदल गई पर बेसिक चीजें सेम है।
पढ़ो जरा, ऋग्वैदिक काल में हमारा सामाजिक जीवन कैसा था। कल हमने ये सभा समिति विधत ये पढ़ ली थी, ठीक है। पेज नंबर 21 पर आ जाओ। समाज पितृसत्तात्मक था, अंडरलाइन करो। बताओ सत्ता का मतलब क्या होता है, पितृसत्ता का क्या मतलब समझते हो तुम? नाम किसका चलेगा, किसका नाम चलेगा? आज तुमने देखा है तुम्हारे हर सर्टिफिकेट पे किसी के नाम भी हो ना पिताजी, तो भी लेट लिख के उसके बाप का ही नाम चलता है। किसी सर्टिफिकेट पे चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो या कोई प्रमाण पत्र हो या स्कूल की कोई पुरानी इंपॉर्टेंट कोई कागज ही हो, हर चीज पर देखना फादर का नाम। अब तुम जो लिखते हो वो सन ऑफ, डॉटर ऑफ, उसमें पिताजी का नाम लिखते हो, माँ का नाम हमारे यहाँ नहीं लिखा जाता। बाप ना हो तो भी लेट श्री करके हम लिख सकते हैं, लेकिन माँ के नाम से हमारी पहचान नहीं है। सोसाइटी आज भी किसकी सत्ता मानती है? पितृसत्तात्मक। ये टिक कर लो, समाज पितृसत्तात्मक था। पढ़ो, परिवार इसकी मूल इकाई थी। परिवार का प्रमुख ज्येष्ठ पुरुष होता था, ये टिक कर लो। सबसे बड़ा, आज पता है क्या है, आज चीजें बदल गई, लोग पढ़ लिख के अलग होने लग गए, बाहर निकलने लग गए, लेकिन एक प्रथा देखो तुम सबके सामने है। जब किसी के पिताजी की डेथ हो जाती है, उसके लड़कों में से जो सबसे बड़ा लड़का होता है, रस्म पगड़ी की एक रस्म होती है ना हमारे गाँव में, शहर में, हर जगह, वो हमेशा किसको जिम्मेदारी दी जाती है? बड़े बेटे को, कि भाई तेरे पिताजी चले गए, अब इस घर की आगे तक की जितनी पुश्तें हैं उन सबकी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर। बेटा ये बैक बेंचर्स में क्या बात कर रहा है लड़का, क्या बात पूछ रहा है तुमसे? इस टाइम पे कोशिश करो कोई डिस्टरबेंस ना हो, किसी भी तरह की बात पढ़ाई से इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, तो समझ में आ गई तुम्हें? ये रस्म पगड़ी अभी भी चल रही है, चाहे बड़ा बेटा नालायक हो, लेकिन एक रीति रिवाज है कि पिता के गुजरने पर पिता की सारी चीजों का मालिक एक तरह से बड़ा बेटा बन गया। वो हमारी इंडियन सोसाइटी समझदार हो गई, बराबरी पे जमीन बांटने लग गई। पहले जमीन बंटती नहीं थी बेटा, पिताजी चले गए ना तो बड़े बेटे को ही सब कुछ मिलता था, फिर उसका मन करे तो अपने भाइयों को जमीन बांट देगा, ना मन करे ना बांटे। अब ऐसा नहीं है, अब इक्वालिटी की बातें हैं, बराबरी पर बढ़ती हैं, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी आज भी बड़े भाई के ही कंधों पर जाती है। रस्म पगड़ी पर बड़ा भाई ही आगे बैठता है, तो वही बता रहे हैं वो। पढ़ के देखो, प्रमुख ज्येष्ठ पुरुष होता था जिसे कुलप या गृहपति कहा जाता था। तो घर का जो स्वामी है वो गृहपति, जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र का स्वामी। संपत्ति और उत्तराधिकार पुत्र के माध्यम से चलता था, टिक कर लो, संपत्ति का अधिकारी पुत्र था। क्या आज भारत में संपत्ति का अधिकारी पुत्र है या बराबर है? बराबर है। संपत्ति के अधिकार में लड़कियां भी तो बराबर आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, किसी भी आदमी के मान लो 2 बेटे 2 बेटियां हैं, वो आदमी चाहे तो अपनी संपत्ति का 1/4 हिस्सा अपने हर बच्चे को बना देगा। लेकिन अभी हम इंडियन सोसाइटी में इस बात को अच्छा नहीं मानते। किसी की बुआ अगर आके कहे कि मुझे अपनी संपत्ति चाहिए, तो उसका एक सोशल बाइकआउट हो जाता है, परिवार से, खानदान से, और लोग थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से देखते हैं कि अपनी जमीन ले गई, जमीन ले गई तो यहाँ बात के लिए मत आ जाना, ना भाइयों के घर आना, एक तरह से कट ऑफ कर देते हैं। उस टाइम पर भी ऐसा था, प्रॉपर्टी का मालिकाना हक सिर्फ भाई का था, बहन का नहीं था। आज सरकार ने तो कह दिया, कानून बन गए, लेकिन अभी भी मन में सोच के देखें, अगर हमारी बुआ संपत्ति मांगने आ जाए तो फिर वो हमें रक्षाबंधन पे घर आती अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हमें लगेगा अपनी संपत्ति तो ले गई, अब किस मुंह से उठ के आ गई है। बुआ आती है, बहन आती है, बेटी आती है, तो कुछ ना कुछ देने का रिवाज है ना। ये जो दहेज का लॉजिक है ना बेटा, इसके पीछे यही कारण था कि बाप की संपत्ति में बेटी को कुछ नहीं मिलना शादी के बाद, पहले ये रिवाज था। तो कहते थे जब बेटी को विदा करो तो इसके साथ सारी इसकी जरूरत का सामान दे दो, उसी को दहेज कहा गया, ताकि इसकी जिंदगी आरामदायक बने। उसमें उसकी अलमारी है, ट्रंक है, सोफे है, टीवी है, जो भी देना है। अब इस दहेज को कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा दिया, पर अगर ध्यान से देखें तो लॉजिक यही था कि भाई बाप की मान लो 100 करोड़ की संपत्ति है किसी अमीर आदमी की, बेटी उसने शादी कर दी, अब वो बेटी 100 करोड़ में से अगर 2 भाई बहन, तो 50 करोड़ की हकदार तो है बाप के मरने के बाद। 50 करोड़ वो मांगने नहीं आती, लेकिन फिर उसकी शादी के टाइम पे खूब महंगा खर्चा करके कि अच्छी गाड़ी दे दी, अच्छी चीजें दे दी। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, पर इसके पीछे का लॉजिक बता रही हूँ कि इसलिए ये उपहार और ये गिफ्ट शुरू हुए थे। लोगों ने इसकी शक्ल बदसूरत बना के इसको दहेज बना दिया। प्लस भाई और बहन का रिश्ता जब तक उनकी लाइफ चलती थी वो ठीक ठाक रहते थे, हर त्योहार पे बहन के घर जाके उसको गिफ्ट्स देने का प्रचलन था। इसके पीछे का लॉजिक भी यही था कि भाई बहन तेरे हिस्से की जमीन मुझे मिली है, जब तक मेरी ताकत है, मेरा हाथ में, मेरे में पावर है, मैं तेरे सारे त्योहारों पे, चाहे वो हमारा रक्षाबंधन हो, चाहे हमारी वो दिवाली हो
या होली हो, अब तक देखो हमारे घरों में ट्रेंड चला आ रहा है ना ये, कि बुआ और बहन के घर कोतली और ये सब चीजें दी जाती है। फिर जब उसके भाई की शादी, बहन के बच्चे की शादी होगी, तो जितना सपोर्ट हम कर सकते हैं, ये भाई एक तरह से कि भाई मैंने पिताजी की संपत्ति रखी है और बहन तूने अपना हक छोड़ा है, तो मैं तेरी लाइफ लॉन्ग की चीजें पूरी करूंगा, ये वहां था बेटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, कई भाई जो बेचारे गरीब हैं, बाप ने कर्जा लेके बहन की शादी कर दी, अब उस बाप तो चल बसा, भाई बेचारा उस कर्जे को जिंदगी भर उतारेगा, और फिर वो बहन हर त्योहार पे एक्सपेक्ट करे कि भाई मेरे लिए गिफ्ट्स लाएगा, तो महामूर्खता है। ये हर परिवार को अपनी हालत देखनी चाहिए। अगर परिवार वेल ऑफ है, बढ़िया है, तो ठीक है, बहन का हक बनता है, उसको मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई गरीब परिवार है जिसने बेटी की शादी गिर पड़ के की है, किसी से उधार लेके की है, कुछ गिरवी रख के, तो फिर बहन को भी अकल होनी चाहिए कि मेरा बाप और भाई गरीब हैं, हर त्योहार पे मेरा हक नहीं बनता, या मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि मेरे पिताजी या मेरा भाई मेरे बेटे की शादी में ढेर भात देंगे। ये तो बेटा कॉमन सेंस है। पर प्रॉब्लम क्या है, जो लॉ बन जाते हैं ना, वो कॉमन एक बन जाते हैं, उस पर फिर सब चलने लगते हैं। धीरे धीरे देखा ना कितनी मीम्स आ गई हैं कि बुआ आ गई अपने घर की, मैं तो हिस्सा लेने आई हूँ भाई, तो कह रहे हैं बुआ माफ कर दे, माफ कर दे। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि समाज में मजाक बन गया है। लेकिन हम दिल से सोचते हैं, अपने अपने मन पे सोच के देखो, अगर बुआ आके हक मांगने लगे और कहे मैं अपने हिस्से की जमीन बेचूंगी, तो हमारे घर में एक अच्छा माहौल नहीं होगा। अगली बार बुआ जब पैसे ले जाने के बाद आएगी, तो न रिस्पेक्ट मिलेगी न प्यार। तो ये एक आपसी समझ थी। उस टाइम पर भी ऐसा था कि